नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर चपराना आप सभी का मेंटोर जी के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। और हम शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई। जो हमारा टॉपिक है आज का क्या, नागरिकता अधिनियम 1955। लास्ट वीडियो में मैंने बताया आपको कि भारत की आज़ादी के समय या पार्टीशन ऑफ इंडिया उस समय की जो बात थी, उस समय के जो नागरिकता लेने और देने का काम था वो हमारे भारत के संविधान निर्माता उस समय उनमें अनुच्छेद में उल्लिखित करके गए थे। लेकिन इसके बाद की जिम्मेदारी, इसके बाद का जो ठेका है या जिम्मेदारी हैं वो हमारे संसद के लिए छोड़ के गए थे। तो ये काम अब संसद का है कि हमें किसको नागरिक मानना है या किसको नहीं मानना है। तो हमारे संसद ने क्या काम किया, उन्होंने एक अधिनियम बनाया जिसको बोलते हैं नागरिकता अधिनियम 1955। इसके लिए 5 तरह से उन्होंने प्रावधान रखे हैं कि 5 तरीके से लोग हमारे देश की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। कुछ इसमें से ऐसे प्रावधान हैं जो हमारे लोग पहले से ही रह रहे थे, जैसे हम लोग हैं, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी या हमारे नाना नानी हम इस देश में रह रहे हो तो हमारे लिए क्या प्रावधान है, उसके लिए हमें क्या चीज़ करनी होगी। कुछ लोग ऐसे हैं कि बाद में आए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि पहले थे बाद में छोड़ के चले गए उसके बाद आए हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं कि मान लिया बाहर काम रोजगार करते हैं, वो भारत में आना चाहते हैं, उन्हें भारत से कुछ ज़्यादा लगाव है। कुछ लोग ऐसे हैं हमारे सचिन की तरह, जैसे हमारे अभी पीछे मीम्स चली थी कि पाकिस्तान से वो आंटी जी को ले आए तो उन्हें भारत की नागरिकता चाहिए। लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा कि कुछ देश ऐसे हैं जो ब्लैक लिस्टेड है, ब्लैक लिस्टेड है कुछ देश। सब देशों के लिए ये प्रावधान नहीं है, जैसे भारत के लिए नहीं है, सॉरी क्या बोल गया, पाकिस्तान के लिए नहीं है, बांग्लादेश के लिए नहीं है। तो ये कुछ देश ऐसे हैं जो ब्लैक लिस्टेड है, उनके लोग कितने भी हमारे हाथ पैर जोड़ ले, कुछ भी कर ले, उनके लिए हम नागरिकता इसके आधार पर नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन हाँ, इनके लिए कुछ ना कुछ है संविधान में जो, या संसद के हाथ में, कि उनके लिए कुछ ना कुछ काम निकाल ही लेगी। अगर भारत की जनसंख्या बढ़ा रहे हैं और उनका भी योगदान है, जो भारत हमारे प्रेम प्रेमिकाएँ रह रहे हैं भारत से बाहर, उनके लिए प्रावधान किए हुए हैं कि आप बिना नाराज मत हो, भारत आओ, ठीक ठाक रहो, अच्छे रहो, तो आपको भी हम भारत का नागरिक बना दिए जाएंगे, ठीक है। काले हों या गोरे हों, उनको सबको एक तरह से करके नागरिकता दे दी जाएगी। तो हम आज इसी वीडियो में इसकी बात करेंगे कि ये क्या नियम है और इसके आधार पर हम कैसे कैसे नागरिकता देने का काम करते हैं। आपने लास्ट वीडियो देखी होगी और जो हमने समझाया है, जो अनुच्छेद मैंने आपको बताए हैं, उनको एक बार आप कॉपी पे लिखे शॉर्ट नोट्स की तरह, उनके 4-5 बार आप रिवाइज कर लेना है, अगर आप किसी लेवल की, बढ़िया लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। वरना जो पहली स्लाइड थी आपका काम हो गया, बंद करो, मजे करो, या नेक्स्ट वीडियो किसी और की देख लो, बात यही है। चलो भाई, नागरिकता अधिनियम 1955, इसमें हमारे जो संसद है इसने नियम बनाए और इसमें लिखा कि हम 5 तरह से नागरिकता देने का काम करेंगे, नागरिकता देने का काम करेंगे। अगर शॉर्ट फॉर्म में आना है आपको, या आपको ट्रिक याद करनी है, तो ट्रिक इसकी है एक, क्या, ब्रांड, ये एक ट्रिक है। ये कैसे वर्ड लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 वर्ड है। इसका मतलब ये 5 तरह की ही हमारी नागरिकता देने का काम करता है। किस किस तरीके से, ये है बर्थ, बी फॉर बर्थ है, आर फॉर है हमारा रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण बोलते हैं, ए फॉर है हमारा एरिया, क्षेत्र के हिसाब से, एन है हमारी नेचुरलाइजेशन, और डी क्या बचा हमारा, डी है हमारा डिसेंट या वंश के आधार पर, और नेचुरलाइजेशन मतलब देशीयकरण के आधार पर। ये हमारी ट्रिक थी, इससे भी काम चल जाएगा। क्वेश्चन यहां से भी बनते हैं कि इसमें से कौन सा प्रावधान हमारे नागरिकता अधिनियम 1955 में नहीं है, उसमें बोल दें, या किसके आधार पर हम भारत को नागरिकता देने का काम नहीं करते। उसमें से 3 ऑप्शन ये इनमें से उठा लेगा और एक ऑप्शन अलग से डाल देगा। हमें पता है ब्रांड का नाम हमें याद रखना है, बर्थ के आधार पर, मतलब जन्म के आधार पर हम नागरिकता देते हैं। दूसरा क्या है, रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण के आधार पर हम नागरिकता देने का काम करते हैं। एक क्या है, एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल, क्षेत्र के हिसाब से। फोर्थ क्या है हमारा, नेचुरलाइजेशन या देशीयकरण के अनुसार हम नागरिकता देने का काम करते हैं। और फिफ्थ क्या है हमारा, डिसेंट, मतलब
हमारा वंश के आधार पर हम नागरिकता देने का काम करते हैं। तो ये 5 तरीके से हम इस चीज़ को पढ़ेंगे, 5 तरीके का कैसे कैसे हम इन 5 तरीकों में नागरिकता लेते हैं। और ये हमारा जो नियम है ये हमारे नागरिकता अधिनियम 1955 में बनाया है। तो इसके लिए कुछ डेट्स हैं, वही जो मैंने बताया आपको, डेट थोड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। तो मैं अब शुरू करता हूँ भाई, और एक एक करके मैं शुरू यहाँ से करता हूँ। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक ट्रिक के माध्यम से आपको बता दिया कि ये आप याद रख लीजिए ब्रांड, ठीक है। बल्कि ये इसकी एक सीक्वेंस वाइज नहीं है, क्योंकि ये धारा के आधार पर अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले कौन सी धारा में क्या चीज़ लिखी है उसके आधार पर। तो सबसे पहला जो बात है वो है हमारी नागरिकता देने की बात है, वो हमारी है किसके, जन्म के आधार पर, जन्म या बर्थ के आधार पर। बर्थ के आधार पर हमें कैसे नागरिकता मिलती है, या जिसको जन्म के आधार से नागरिकता लेनी है तो उसके लिए क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं या क्या हमारी फुलफिलमेंट्स हैं, उनको अगर हम पूरी कर पाएंगे तो हम जन्म के आधार से नागरिकता ले सकते हैं, वरना नहीं ले सकते। कोई हमको और आधार ढूंढना पड़ेगा इन 5 में से एक, ठीक है। लेकिन सब चीज़ें जो भी जितनी विविधताएं हैं वो 5 में ही सम्मिलित हैं, या इनमें ही वो पूरी हो जाती हैं। इससे बाहर कुछ बचता नहीं है। वैसे जो हमारे संसद ने कानून बनाया था 1955 वाला। जन्म के आधार पर बात करते हैं। डेट जो है इसकी, पहली डेट है इसकी, अगर किसी का जन्म 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच हुआ हो। गौर से सुनो भाई, अगर किसी व्यक्ति का जन्म, किसी व्यक्ति का मतलब उसका है जिसको नागरिकता लेनी है, अगर उस व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच में हुआ है, समझ में आ रही है ना, 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच में अगर हुआ है उस व्यक्ति का जन्म जिसको नागरिकता देनी है हमें, तो उसको कुछ नहीं करना है, उसको जन्म के आधार पर हम उसे नागरिक मान लेंगे, नागरिक मान लिया जाएगा, ठीक है। बात भी पुरानी है भाई, देख लो भाई, जब भारत का संविधान लागू हुआ था उससे और यहां तक 1987 तक अगर भारत में रह रहा है तो भाई कितना समय हो गया है इसका, 37 साल हो गया। तो उसे तो भारत का नागरिक मान लेना चाहिए, उसे तो पूरी निष्ठा है उसके लिए, थे भारत में रहना है उसे, तो उसे भारत का नागरिक स्वतः मान लिया जाएगा। जो 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच में जिसका जन्म हुआ है उसका, मैं उसके बंदे की बात कर रहा हूँ। फिर बात करते हैं इसके बाद भी जन्म हुए होंगे भाई, हाँ। फिर बात करते हैं हम इसकी कि जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 से लेकर 3 दिसंबर 2004 तक हुआ हो। भाई यहां तक तो जिसका जन्म हुआ है वो ठीक है, नागरिक है। इसके बाद फिर जो जन्मे हैं उनका क्या है, उसके बाद के लिए फिर नियम बना दिया क्या कि जो 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच में जितने भी जन्म हुए हैं उस बच्चे के लिए जो नागरिकता देनी है हमें, उस बच्चे के लिए हमें क्या देखना होगा कि उसके माता पिता का किसी का जन्म भारत में हुआ हो। उसके लिए क्या देखना हमें कि माता पिता में से किसी एक का जन्म जो भारत में हुआ हो, माता या पिता का जन्म पिता का जन्म भारत में हुआ हो तो उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। पहले तो अगर इतना बुजुर्ग है कोई 26 जनवरी से 87 तक हुआ है तो उसको तो खुद ही उनके माँ बाप कहीं के भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो भारत का नागरिक था। लेकिन अगर इसके बीच में किसी का जन्म हुआ है उस बच्चे का, तो उसमें से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, यह प्रावधान होना चाहिए, तो भारत को भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। किसके आधार पर, जन्म के आधार पर। जन्म के आधार की बात करें ना, पहले की 5 जो आधार थे उसमें से पहले की बात कर रहे हैं जो जन्म के आधार की बात थी, ठीक है। फिर भाई इसके बाद भी जन्म हुआ होगा, 3 दिसंबर के बाद भी जन्मे हैं बच्चे, तो जो 3 दिसंबर 2004 से लेकर ये अब तक की बात कर रहा हूं,
लेटेस्ट, हम जब वीडियो देख रहे हैं तब भी जन्म हो रहा है, ये उसकी बात हो रही है, ठीक है। उसके लिए क्या प्रावधान है भाई, उसके लिए माता पिता को दोनों को होना चाहिए जन्म भारत में, माता व पिता दोनों का जन्म भारत में हुआ हो। अगर इसके बाद से अब तक के बच्चे अगर कोई पैदा हो रहा है तो उनके दोनों का, माँ का वो बाप का भी जन्म भारत में हुआ हो तो ही वो भारत का नागरिक माना जाएगा जन्म के आधार पर, ठीक है। तो हमने पहली चीज़ें पढ़ी कि जन्म के आधार पर क्या होगा, 3 डेट थी हमारी, तीनों डेट क्या है कि एक पहली है हमारी कि अगर 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक रहा है किसी का जन्म तो वो अपने आप ही भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। उसके बाद अगर किसी का जन्म हुआ है 2004 के तक तो उसके लिए क्या होगा, माता पिता में किसी एक को भारत का नागरिक होना चाहिए, कोई एक किसी का जन्म भारत में हुआ हो। उसके बाद क्या है, जो अब तक की बात है लेटेस्ट भी, कि उन दोनों का, माता का और पिता का भी जन्म भारत में हुआ हो, या माता और पिता भारत के नागरिक होने चाहिए, तो ही उस बच्चों को जन्म के आधार पर नागरिक मान लिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम दूसरे, क्या बोलते हैं उसे, डिसेंट या वंश के आधार पर, डिसेंट या वंश के आधार पर। वंश के आधार पर कैसे हम नागरिकता देते हैं, दूसरी चीज हमारी ये है। पहली क्या पढ़ी हमने, जन्म के आधार पर, दूसरी क्या पढ़ी हम, किसके आधार पर, वंश के आधार पर। तो इसमें जो डेट है भाई, शुरुआती डेट तो वही है जब भारत आज़ाद हुआ था, तो उसके बाद तो संसद हमारी एकदम एक्टिव हो गई थी, तो उसके बाद तो काम संसद का ही था, मैंने बताया। तो डेट तो स्टार्टिंग सबकी एक ही है, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992, 10 दिसंबर 1992। अगर हमें किसी बच्चे को वंश के आधार पर नागरिकता देनी है तो उसका जन्म 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 के बीच हुआ हो, पहली बात। अगर इसके बीच में उस बच्चे का जन्म हुआ है तो उस बच्चे का जो पिता है, उस बच्चे का जो पिता है, उस बच्चे के पिता का जन्म भारत में हुआ हो, पिता का जन्म, जन्म नहीं सीधी बात लिखेंगे, पिता जो है उसका भारत का नागरिक होना चाहिए, पिता भारत का नागरिक होना चाहिए, समझे। अगर उस बच्चे का जन्म 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच हुआ है तो उसके पिता का पिता जो है, उसके पिताजी, माता की बात नहीं हो रही है, पिताजी, सिर्फ पिताजी भारत के नागरिक होने चाहिए, ठीक है। अगर इसके बाद जन्म हुआ है, अगर इसके बाद जन्म हुआ है 10 दिसंबर 1992 से अब तक की बात कर रहा हूं मैं, अब तक, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए उसके माताजी भी और पिताजी भी दोनों भारत के नागरिक होने चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए, दोनों भारत के नागरिक होने चाहिए। जैसे अब एग्जांपल लेता हूं मैं वंश के आधार पर, जैसे हमारे जो सुंदर पिचाई हैं या ऋषि सुनक जी हैं, उनको अगर भारत की नागरिकता अब लेनी है, उनको अगर भारत की नागरिकता अब लेनी है तो उनका जन्म देखेंगे। पहले उनका जन्म आपके हिसाब से कब हुआ होगा, उनका जन्म कब हुआ होगा, लगभग इस समय के बीच हुआ होगा, ठीक है।
तो इस समय के लिए क्या करना होगा, इस समय के लिए जो उनके पिताजी हैं वो भारत के नागरिक होने चाहिए थे। जो उनके पिताजी थे वो भारत के नागरिकता अगर उनके पास है तो उसके आधार पर, उस डॉक्यूमेंट के आधार पर वो भारत की नागरिकता ग्रहण कर लेंगे। अगर उनका जन्म इसके बाद हुआ है, सॉरी ये 92 में है, ठीक है, अगर इसके बाद हुआ है उनका जन्म, तो इसके लिए उनके माताजी भी और पिताजी दोनों को ही भारत का नागरिक होना था, तब उन्हें वंश के आधार पर नागरिकता हमारा संसद प्रदान करता। यह है हमारी वंश के आधार पर नागरिकता प्रदान करने की रिक्वायरमेंट्स या हमारी क्या फुलफिलमेंट। ठीक है, तीसरा है हमारा क्या, पहला हो गया हमारा वंश के आधार पर, उसके सॉरी जन्म के आधार पर, दूसरा हमारा वंश के आधार पर, और तीसरा है हमारा क्या, पंजीकरण के आधार पर या रजिस्ट्रेशन के आधार पर। रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण, पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण के आधार की बात सुनो भाई, इसके लिए क्या करना होगा हमें, पंजीकरण के लिए क्या होगा कि ये पीआईओज के लिए है, जो पब्लिक ऑफ इंडियन ओरिजिन है ना, पब्लिक ऑफ इंडियन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो भारत के मूल निवासी हैं, उनके लिए दरअसल ये चीज़ें हैं जो रजिस्ट्रेशन के आधार पर आ जाएंगी। उनके लिए क्या होगा कि वो आए यहाँ, सॉरी आवाज़ ठीक आ रही है, कि वो अगर उन्हें भारत की नागरिकता लेनी है तो भारत में आए, भारत में आए और 7 साल तक, 7 साल तक उन्हें यहाँ रहना होगा भारत में। वो आए और यहाँ 7 साल तक रहें, भारत में आए और 7 साल तक वो भारत में रहें। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, कहाँ, वहीं जिस देश में वो रह रहे हैं, दूतावास में, उस देश जो हमारे भारत का दूतावास है उस देश में, वहाँ रजिस्ट्रेशन करा दें। तो वो क्या देखेगा कि अगर ये 7 साल रहा है तो इसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। किसके आधार पर, रजिस्ट्रेशन के आधार पर, पहली बात। या इसमें एक कंडीशन हो रहा है, इसमें एक कंडीशन ये है कि मान लिया जैसे हमारी, किसकी बात करता हूं मैं, एग्जांपल लेता हूं, जैसे ए नाम का व्यक्ति है, कोई ए नाम का ये व्यक्ति है, पर्सन है या मेल है, हमारे यहाँ का मेल है, कहाँ का है, भारत का है, और हमारे ये यूएसए की, ये नेगेटिव दर्शाता है फीमेल को, यूएसए की किसी महिला को अपने बातों में या जाल जंजाल में फांस लेता है, अक्सर होते हैं। या ये वाइस वर्सा भी है, वाइस वर्सा मतलब ये कि ये व्यक्ति भी हो सकता है यूएसए का, और ये हमारे देश की महिलाओं को भी बातों में फंसा सकता है, मतलब प्रेम प्रसंग वाली बात है, ठीक है, प्यार मोहब्बत वाली बात है। तो उसके लिए जब ये व्यक्ति यूएसए किसी महिलाओं से किसी अफेयर में आता है या उसके साथ ये कोई रिश्ता ऐसे बनाता है जिसको बिना नहीं रह सकता हो, तो वही क्या काम करेगा, ये काम ये करेगा कि भाई वहाँ से उसे नागरिकता चाहिए, क्योंकि उसे भारत लानी है, ये यहाँ घर चलाना है अपना, जनसंख्या बढ़ानी है, भारत की कम है, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए भी नागरिकता उसे देनी होगी। तो जब उसे नागरिकता दिलवानी होगी तो ये यहाँ पता करेगा कि भाई उसको अब नागरिकता कैसे दिलाऊं, मेरी जो हाँ ऐसे गर्लफ्रेंड है, अब मैं उसको शादी करके लाऊंगा तो उसे भारत का नागरिक बनाना है मुझे, तो अब कैसे बनाऊंगा, तो वो बताएगी भारत की संसद या मंत्रालय, वो बताएंगे जहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है कि भाई तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, उसे यहाँ लाओ, यहाँ ला के उसे 7 साल रखो, उसे 7 साल यहाँ रखो, उसके बाद उन्हें तुम अच्छे लगो, तुम्हारा घर परिवार भी अच्छा लगे, हमारा देश भी अच्छा लगे, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कराओ, उसके बाद वो भारत की नागरिक मानी जाएगी, उसके बाद उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। समझ में आई क्या चीज़ है,
जैसे प्रियंका चोपड़ा का अफेयर हो गया, क्या नाम है उसका, निक जोन्स वगैरह है, ठीक है। तो अगर वो कल को ऐसा होता कि वो प्रियंका चोपड़ा उससे कहने लगती कि भाई तुम्हें यहाँ रहना है भारत में, भारत की तुम्हें नागरिकता दिलवानी पड़ेगी मुझे, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो प्रियंका चोपड़ा बताती कि उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि तुम पहले भारत में आओ, 7 साल रहो, और ये 7 साल बिल्कुल ऐसे नहीं होते कि 7 साल बिल्कुल रेगुलर रहना है, इसके लिए समय होता है कि 3 साल एक बार में, फिर 3 साल एक बार में, ठीक है। तो फिर प्लस एक और बची ना, तो 1 साल, फिर वो अगली 3 वर्ष के लिए अंदर अंदर आप रह सकते हो। तो कुल मिला के ये है कि 10-11 साल में आपको 7 साल भारत में रहना होगा, ये आपको दिखाना होगा कि मैं पिछले 10 साल से 7 साल भारत में रहा हूँ, तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो वो भी अपना देसी मुंडा हो जाएगा, रंग उसका काला हो जाएगा, बाल उसके सीधे हो जाएंगे, बातें उसकी बढ़िया हिंदी हो जाएगी, ये चीज़ें हैं, तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। किसके आधार पर? पंजीकरण के आधार पर। नेक्स्ट है हमारा क्या? देसीकरण या नेचुरलाइजेशन, देसीयकरण, या 4th है हमारा नेचुरलाइजेशन या देशीकरण। देशीयकरण इसमें क्या है? उसमें तो मैंने क्या बताया कि भाई जो विवाह कर लिया हो, या कहीं प्यार वाला मैटर हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला मैटर हो, या किसी ने किसी घर बसाने का काम हो, तो ये वो प्रावधान उनके लिए था रजिस्ट्रेशन वाला। अब जैसे हम बोलते हैं अविवाहित लोग जो हैं, या अगर शुद्ध भाषा की अगर मैं इस्तेमाल करूं, शुद्ध भाषा की अगर बात करूं, तो रंडवे बोल सकते हैं। रंडवा एक अच्छा शब्द है, ठोस शब्द है ना। किसी को बोले कि यार मेरा दोस्त ये अविवाहित है, तो थोड़ा सुनने में आवे जिससे लगने अविवाहित मतलब, और बोल दो कि मेरा ये दोस्त रंडवा है, उसका अलग प्रभाव है। तो बातें को थोड़ी प्रभावित बनाइए, अगले बार को थोड़ा आकर्षित इसलिए करिए कि कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करिए कि उनका शब्द का मतलब तो एक ही है, लेकिन उसके बोलने का ही तरीके से ये पता लग जाए कि हाँ ये शब्द कहीं ना कहीं ठोस है। जैसा आप किसी को अविवाहित बोलो और उसी व्यक्ति को आप रंडवा बोल दो, तो लोग बड़े धैर्य से देखेंगे ना, तुम यार ये रंडवा। तो कुछ ना कुछ ऐसी भाषा का आप इस्तेमाल करो, देश में रह रहे हो, जिससे कि आपको ये पता लग जाए कि हाँ ये जो ये हमारा ये भाषा थी या शब्द थे ज़्यादा इंप्रेसिव थे। तो ये सीधी सीधी हमारी जो नेचुरलाइजेशन ये प्रक्रिया है, ये हमारी रंडवे के लिए बात करती है। अब अगर मान लिया कोई व्यक्ति हमारे भारत से उसका कोई लेना देना नहीं है, ना उसका वंश यहाँ है, दादा दादी हैं, ना वो हमारे यहाँ का मूल निवासी है, ना उसे रजिस्ट्रेशन के आधार पर मान्यता मिली है, रजिस्ट्रेशन पंजीकरण के आधार पर तो उसको मिली, इसकी शादीशुदा है या शादी करना चाहता है, मतलब प्यार प्रसंग वाला मैटर है, इसको क्या है, ये रंडवाई से कोई मतलब नहीं है, किसी से कुछ नहीं। बस ये न्यूज़ में देखता है कि वहाँ मोदी सरकार बढ़िया चल रही है, भाई मोदी का अच्छा रुका है वहाँ, और बढ़िया बढ़िया काम है, और अपना मजे से रह रहे हैं लोग, तो मुझे भारत में जाना है भाई, और वहाँ खुल के कुछ भी लोग करते हैं, मुझे भारत में जाना है। तो ये उनके लिए है जो बेचारे अकेले हैं, उन्हें कुछ मतलब नहीं है किसी से भी। तो नेचुरलाइजेशन या देशीकरण का मतलब जो है उनसे है, अविवाहित या विदेशी जो उनके कहीं भारत देश के विदेशियों की बात कर रहे हैं, जो अपना किसी ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ तरक्की कम है या कुछ भुखमरी से ज़्यादा पीड़ित हैं वो वर्ग ऐसा, तो वहाँ से भी लोग आते हैं, ठीक है। तो ये उनके लिए बात करता है क्या, नेचुरलाइजेशन या देशीयकरण। तो इनके लिए क्या है, इनके लिए मापदंड ये है भाई कि तुम्हें 7 साल ना चाहिए, 7 साल तो उन्हें चाहिए जिन्होंने यहाँ हमारे यहाँ मैटर फंसा दिया है, या हमारे सचिन वो लिया है, पूजा नाम है, क्या नाम है उसका, अभी लुप्पुसा सचिन वगैरह जो करके वीडियो थी वो, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो उनके लिए तो 7 साल है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े तीर मारे हैं भाई। हमारे देश में प्यार को लेके पहले से ही काफ़ी झुकाव है, और काफ़ी ग्रंथ लिखे गए हैं इसके ऊपर, और ऐसे ऐसे भगवान भी हैं हमारे देश में जो प्यार प्रसंग को काफ़ी बढ़ावा देते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ अंग्रेज ऐसे भी हैं जो भारत को मानते ही सिर्फ प्यार के लिए हैं। जैसे अंग्रेज, तुम मथुरा वृंदावन चले जाओ, मथुरा वृंदावन में क्या है, वो प्यार के लिए ही उस कृष्ण जी को मानते हैं कि उन्होंने प्यार प्रसंग की दुनिया को बनाया, उन्होंने उस चीज़ को जाहिर कराया,
और लोगों को ये बताया कि समाज में कि हाँ, ये चीज़ छुप के नहीं हो सकती, ये चीज़ खुले में हो सकती है। प्यार आप 4 आदमी के बीच भी आप दूसरे के आंखों में देखकर या किसी और इशारे से किसी और आधार पर आप कर सकते हो। उनके ऊपर उन्होंने बहुत ग्रंथ लिखी हैं, बहुत कविताएं लिखी हैं, शायरी लिखी हुई हैं कृष्ण जी के ऊपर, राधा जी के ऊपर। तो प्यार प्रसंगी तो था, इसलिए लोग उन्हें मानते हैं ज़्यादा। विदेश में हनुमान जी को तो इतने नहीं मानते, शिव जी को तो इतने नहीं मानते जितने कृष्ण जी को मानते हैं। कृष्ण जी क्यों मानते हैं? क्योंकि उनका मैटर ही कुछ ऐसा था, उनका टॉपिक ही ऐसा था। तो सारी चीज़ें टॉपिक की होती हैं कि आप किस टॉपिक के मास्टर हो, है ना। पॉलिटी के मास्टर तो हैं, लेकिन आप इसके बीच में भी और क्या कर लेते हो। कृष्ण जी भी सिर्फ ये नहीं था बस रात दिन यही प्यार था और कुछ था ही नहीं, उन्होंने सब काम किए हैं। पढ़ाई भी ऐसी की है, ज्ञान में प्राप्ति ऐसी की है, बचपन भी ऐसा जिया है जैसे किसी ने नहीं जिया। और जब अपने युद्ध की बात आई है तो युद्ध ऐसा लड़ा है जो आजकल सबसे बड़े भारत के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, महाभारत का युद्ध है, जो अकेले कृष्ण जी के ऊपर ही रचा हुआ है। तो आप भी काम कुछ ऐसा करो भाई। तो उन्हें देखो भारत ने फिर भी छूट दिया है, जो प्यार वाले मैटर उनके लिए 7 साल रख दी कि 7 साल तुम भारत में रहो बस। लेकिन जो रंडवे हैं जिन्होंने कोई मतलब ही नहीं है, उनके लिए रख दी हमारी 11 साल, सॉरी कितनी, 11 साल, कि भाई 11 साल तो तुम्हें यहाँ रहना ही रहना है, 11 साल तो तुम्हें यहाँ रहना है भारत में, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना है। फिर हम सोचेंगे आपको नागरिक बनाए नहीं बनाए, क्योंकि हमारे यहाँ खुद की जनसंख्या इतनी रंडवों की, हमें और की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये 11 साल उनके लिए है, प्लस एक चीज़ और रख दी। देखो उनके लिए तो बस 7 साल ही रहना था और कुछ नहीं था। इनके लिए एक चीज़ और रख दी कि जो भारत संविधान की 22 भाषाएं हैं उसमें से किसी एक का ज्ञान आपको होना चाहिए, एक आप पर बोलने आनी चाहिए। और देखो बढ़िया कितनी बात है, ये ऐसे तो बोल सकते किसी एक भाषा ज्ञान हो, उसमें इंग्लिश भी थी किसी एक भाषा में तो, लेकिन भारत की जो भाषाएं हैं 22 उसमें इंग्लिश नहीं है। इनके लिए बोल दिया कि इंग्लिश नहीं मानी जाएगी, इंग्लिश अगर आप बोलते हो तो इंग्लिश को इंक्लूड नहीं करेंगे हम, क्योंकि भारत मूल संविधान की भाषा नहीं है इंग्लिश। ये 22 भाषा भारतीय संविधान की हैं, उनमें से किसी एक का आपका बोलना आना चाहिए, मतलब ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद आपको इसे देशीकरण के आधार पर हमें आपको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट की, जिसको बोलते हैं एरिया या अर्जित क्षेत्र, 5वें की, अर्जित क्षेत्र या एरिया। इसका सीधा सीधा फंडा है, इसमें कुछ है नहीं खास। जैसे भारत का युद्ध हुआ, कल को पीओके में कोई युद्ध होगा या अक्साई चीन में भारत हमला कर दे और वहाँ युद्ध जीत जाए, तो जो वहाँ भारत के मतलब कोई ना कोई लोग तो वहाँ रह रहे होंगे, किसी भी देश के रह रहे हो, चीन के रह रहे हो या भारत के रह रहे हो। पीओके में या तो अफगानिस्तान के रह रहे हो, उसके सॉरी पाकिस्तान के रह रहे हो या भारत के रह रहे हो, तो कोई ना कोई तो लोग नागरिक रह रहे होंगे ना। तो जितना क्षेत्र जीता है उसके अंदर जितने भी लोग हैं उस सीमा में, उनको खुद ही नागरिकता दे दी जाएगी और उन्हें खुद ही भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। इस 5वें में या लास्ट में सिर्फ इतना ही था जो अर्जित क्षेत्र है, कि जो भारत सरकार ने जो क्षेत्र जीता है या अपना कब्जा किया है, उसमें जितने निवासी निवास करते हैं उनको सबको नागरिकता दे दी जाएगी। इसमें सिर्फ ये बात की है। ठीक है, जैसे हमारी जो पोंडुचेरी थी, पोंडुचेरी, एक तो इनके नाम कई बार चल रहे हैं, पोंडुचेरी, पता नहीं क्या बार इसका नाम चेंज कर दिया है। तो ये पोंडुचेरी जो हमारा कब आज़ाद हुआ 1962 में, मतलब भारत ने इस पर 1962 में अपना कब्जा मानना शुरू कर दिया। तो इसके जो अधिनियम है या इसके अंदर जो लोग रह रहे थे वो 1962 से स्वतः ही हमारे भारत के नागरिक मान लिए चले गए। ऐसे पीओके वाला सिस्टम या अक्साई चीन वाला मैंने सिस्टम आपको बताया ही है। अगर उस पर कल को भारत कब्जा होता है तो जहाँ जो नागरिक वहाँ रह रहे हैं तो उनकी मर्जी, ऐसे नहीं जबरदस्ती कि तुम यहीं रुको, तुम जबरदस्ती भारत के, ऐसे नहीं। पूछा जाएगा कि आप यहाँ रहना चाहते हो नहीं रहते हो। अगर वो बोलते हैं कि हाँ हम यहीं रहना चाहते हैं तो ठीक है, लो आप भारत के नागरिक हो, भारत का आधार कार्ड और ये पासपोर्ट सब लो, और पैन कार्ड भी लो, वोटर ID भी लो, आपको अधिकार है वोट भी डालना, ये भी डालना, सब डालना। तो ये हमारा अर्जित क्षेत्र की बात हो गई कि अर्जित क्षेत्र में हम कैसे नागरिकता देने का काम करते हैं भाई। ठीक है, अब ये तो बात हो गई सारी नागरिकता देने की, सारी बातें होगी नागरिकता देने की जो हमने 5 तरीके से करी है।
ठीक है, अब कुछ बातें कर लेते हैं भाई नागरिकता छीनने की भी। भाई नागरिकता खत्म करना भी एक काम है ना, नागरिकता खत्म करना। नागरिकता खत्म होना या छीनना, नागरिकता खत्म होना या छीनना, ये होती है हमारी 3 तरीके से। जैसे पहली है हमारी परित्याग। क्या है पहली? परित्याग, या बोलते हैं इसको इंग्लिश में रिनंसिएशन। रिनंसिएशन, परित्याग। दूसरी है हमारी समाप्ति। दूसरी है हमारी समाप्ति, जिसको बोलते हैं हम टर्मिनेशन। टर्मिनेशन, ठीक है। तीसरी है हमारी वंचित किया जाना। वंचित किया जाना या डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन, देखो भाई, एक तो ऐसा है कि हमें खुद ही कहूं, खुद ही बोलूं कल को कि यार मैं तो भारत की नागरिकता नहीं लेना चाहता, ना भारत को मुझे नागरिक बनना है, मुझे तो सिर्फ इसकी नागरिकता छोड़नी है। तो उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, भारत सरकार कुछ नहीं कर सकती। तो उसके लिए फॉर्म दे दिया जाएगा, लिए भरो और निकलो। उसको बोलते हैं परित्याग। खुद की मर्जी से उसने नागरिकता त्याग कर दी, रिनंसिएशन। ठीक है, पहली चीज क्लियर, रिनंसिएशन। रिनंसिएशन, ये पहली चीज थी। दूसरी क्या है? दूसरी है हमारी समाप्ति, टर्मिनेशन। दूसरी क्या है हमारी? दूसरी है हमारी समाप्ति या टर्मिनेशन। टर्मिनेशन क्या है? एग्जाम्पल सबसे बढ़िया अक्षय कुमार जी हैं, दूसरे देश की उन्होंने नागरिकता ग्रहण कर ली, हमने खुद ही मतलब संसद ने खुद ही खत्म कर दी कि जाओ आप मजे लो और कनाडा की छत्र छाया में रहो, यहां से आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये होता है हमारा समाप्ति, टर्मिनेशन। तीसरा है हमारा वंचित किया जाना है, जो हम छीनते हैं। नागरिक नहीं त्यागता, वो कुछ मूलभूत अधिकार आधार ऐसे हैं जिनको आधार पर हमें उनकी नागरिकता छीननी पड़ती है। हमसे मतलब, मैं बार बार बता रहा हूं, हमसे मतलब संसद का है कि जो संसद को छीननी पड़ती है, उसके कुछ मतलब दायरे हैं। अगर उस दायरे से रहकर बाहर को काम करेगा तो वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए सबसे पहला मैं बताऊं, जैसे पहला पॉइंट कि अगर उसने संविधान का अपमान किया है या संविधान का उसने जो है अपमानित किया है या संविधान की अवहेलना की है, तो उसे भारत की नागरिकता उससे छीन ली जाएगी। ठीक है, अपमान किया जैसे भी किसी तरह से, कानून तोड़े हैं, कुछ ज़्यादा दिक्कत करी है, या वो कुछ देशद्रोही भाषण दे रहा है या कुछ ऐसे भाषण दे रहा है जिससे देश के जो दिक्कत होती है, तो उसकी खुद ही नागरिकता हम छीन ली दिया जाएगी। ठीक है, दूसरा है उसका, जैसे मैंने अभी बताया कि युद्ध के समय दूसरी क्या कंडीशन है, जैसे मैं हूं और मेरा चीन से कोई व्यापार है, मेरा चीन से कुछ व्यापार है, मैं चीन से कुछ चीज़ें लाल बेच रहा हूं, या मेरी कंपनी है उसके लिए कुछ इक्विपमेंट्स या कुछ ऐसी डिवाइस जो मेरे उस मशीनरी में लगती है, वो मेरे चीन से आती है, और कल को भारत का और चीन का युद्ध हो जाए, भारत और चीन का युद्ध हो जाए, तो जो मेरी वहां से चीज आ रही थी मैं उसे बरकरार रखूं, मैं उसको ना रोकूं, तो मैं भी देशद्रोही काम कर रहा हूं ना, मैं भी देश के खिलाफ काम कर रहा हूं, संविधान के खिलाफ काम कर रहा हूं। तो ऐसे में भी मेरी जो नागरिकता है वो छीन ली जाएगी। या ऐसे तो हम कर सकते हैं, जैसे मान लिया हमारा भारत चीन से युद्ध चल रहा है, जब तक युद्ध चल रहा है हम तब तक पूर्ण विराम लगा दें कि हम आपसे कोई डील नहीं करेंगे, या तब तक हम कोई भी आयात निर्यात नहीं करेंगे आपसे, या आपसे कोई भी सामान नहीं लेंगे।
अगर ऐसी जैसी शांत युद्ध शांत होता है और देश के समझौते होने लगते हैं और बातें आगे बढ़ने लगती हैं तो हमारा व्यापार फिर आगे बढ़ जाएगा। तो ऐसे में क्या दिक्कत है। लेकिन अगर मैं करूं नहीं, युद्ध भी चल रहा है उधर तो देश का, और ऐसे ही मैं एक देश का नागरिक होकर मैं उस देश के साथ डील कर रहा हूं, तो भी भाई हमारे देश की नागरिकता यहां से चली जाएगी। ठीक है, एक पॉइंट और है, जैसे हमने मैं अभी पढ़ा था ऊपर, पंजीकरण या देशीकरण। अगर हमने दोनों ने, अगर किसी व्यक्ति ने इन दो के आधार से, इन दो को आधार रख के भारत की नागरिकता ली है, भारत की नागरिकता ग्रहण करी है, और वो भारत का नागरिक हुआ है, भारत का नागरिकता मिल गई भाई उसे, या तो उसने पंजीकरण के आधार से ले ली या उसने देशीकरण के आधार से ले ली, उसके मतलब वो भारत का नागरिक हो चुका है। उसके होने के बाद अगर उसे जीवन में अगर उसे 7 साल के अंदर, अगर उसे 7 साल तक भारत में कोई ऐसा काम वो कर जाए कि उसे सजा हो जाए, कि वो भारत में ऐसा काम कर जाए कि उसे सजा हो जाए, कितने दिन की? 3 साल की। 7 साल में से अगर उसे 3 साल की भी जो है 5 साल है, 5 साल में उसे 3 साल की सजा भी हो जाए तो उसे भारत की नागरिकता दोबारा छीन ली जाएगी। पहले तो उसे नागरिकता दे दी गई, लेकिन अगर उसने कुछ ऐसा कांड कर दिया जिससे उसे 3 साल की सजा हो गई है 5 साल के अंदर अंदर ही, जैसे उसने नागरिकता आज ली 2024 में, और 2024 से प्लस 5 साल करेंगे तो 2029 तक, इसके बीच में अगर उसने ऐसा काम कर दिया जिसकी सजा कम से कम 3 साल है, जिस अपराध की सजा 3 साल है, तो उसे दोबारा से उसकी नागरिकता हमारा जो संसद है वो छीन लेगा 3 साल। ठीक है, एक चीज। या इन दोनों के आधार पर ही हमने नागरिकता ग्रहण करी है और हम भारत से फरार हैं भाई 7 साल के लिए। फरार 2 तरह से हो सकते हैं भाई, या तो किसी काम से जा रहे हो कि मान लिया हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, लंदन कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं, वहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, तो मतलब अगर या तो तुम 7 साल तक अगर जा रहे हो भारत से बाहर, तो या तो यहाँ सूचित करके जाओ कि हम कहीं ना कहीं इंटरनेशनल जो यूनिवर्सिटी होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी होती हैं, वहाँ काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं मतलब, या किसी ऐसी संस्था में या संगठन में काम कर रहे हैं जिस संगठन का हमारा भारत भी एक सदस्य है। गौर से सुनो भाई, भारत सदस्य है इसका। या तो तुम जा रहे हो 7 साल के लिए भारत से बाहर, तो उसके पीछे 2 चीज़ तो होनी चाहिए। या तो तुम वहाँ जाके पढ़ाई कर रहे हो अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी में, जिससे तुम बता सको कि सर मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, मेरे भारत की नागरिकता मत छीनो या मत खत्म करो, मैं भारत का नागरिक रहना चाहता हूँ, तो बनी रहेगी। या तुम अगर वहाँ कहीं ऐसी जगह नौकरी कर रहे हो किसी ऐसे संगठन में जैसे यूएनओ वगैरह में, जिसमें भारत किसी उसका सदस्य है संगठन का, तो उसमें अगर आप काम कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम 7 साल से लापता हो, तुम्हारा पता ही नहीं है कहाँ रह रहे हो, कहाँ कर रहे हो, कहीं पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, कहीं नौकरी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो 7 साल तक इंतजार करेगी भारत सरकार। उसके बाद आपको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा, पुनः आपको दोबारा से नागरिकता आपकी छीन ली जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ टॉपिक थे भाई नागरिकता को लेके, यहीं ख़त्म करता हूँ मैं इस टॉपिक को। और इतना डीप हो गया है कि आप अब किसी भी एग्ज़ाम बैठ लेना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है, ध्यान रखना है। और अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो भैया ये 4 बात याद रख लेना, बस 4 बात याद रख लेना। एक तो नागरिकता देने के कितने आधार हैं, अधिनियम, क्वेश्चन जो पूछता है नागरिकता अधिनियम कि भारत संसद नागरिकता देता है। एक तो पहली बात तो ये नागरिकता अधिनियम 1955 पूछता है संसद कौन सा अधिनियम के आधार पर हम भारत के नागरिक मतलब अन्य देश के नागरिकों को नागरिकता प्रदान करता है, तो हमारा है वो भारत नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर। ठीक है, या पूछ लेगा भारत नागरिकता अधिनियम कौन सी वर्ष आया, तो 1955। ठीक है,
2 सवाल। तीसरे सवाल की कितने आधार पे हम भारत की नागरिकता प्रदान कर सकते हैं, तो उसके 5 प्रकार पर, ठीक है, 5 प्रकार से। अगर पूछे कौन कौन से हैं तो शॉर्ट ट्रिक याद रखना, ब्रांड, शॉर्ट ट्रिक याद रखना, ब्रांड, ठीक है। सीक्वेंस हुए जो मैंने बताया है। पहला क्या, जन्म के आधार पर, धारा 3 बताती है ये, धारा 3 क्या बताती है, जन्म के आधार पर। धारा 4 क्या बताती है, बर्थ के हिसाब से बताया पहले तो। और धारा 4 नेक्स्ट क्या था हमारा, पहला था हमारा जन्म के आधार पर, और दूसरा क्या था, रजिस्ट्रेशन के आधार पर। दूसरा था हमारा, कहाँ गया वो, चलो वो चल जा चुका है अब। पहला बर्थ के आधार पर था, और दूसरा एक बार आप रिकॉल कराओ कौन सा था, वंश के आधार पर था। कौन सा, वंश के आधार पर। वो बोलती है हमारी धारा 3। धारा 3 क्या बोलती है कि हमारा जन्म के आधार पर हम किसको कैसे नागरिकता प्रदान करेंगे, ये हमारी धारा 3 बोलती है। धारा 4 बोलती है कि वंश के आधार पर। धारा 5 क्या बोलती है, रजिस्ट्रेशन के आधार पर। तो धारा के हिसाब से तो सीक्वेंस है जो मैंने पढ़ाया है, लेकिन अगर आपको याद रखना है तो आप सीधे याद रख सकते हैं ब्रांड के नाम से, कि जो ब्रांड ये एक चीज़ है, ये हमारी नागरिकता देने के तरीके हैं, 5 तरीके की है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट। फिर और क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, इसमें से जो नागरिकता खत्म करने का आधार है या नागरिकता छीनने के जो अधिकार थे, नागरिकता खत्म करने के आधार, 3 आधार पर थी, ठीक है। वो तीनों आप पे याद रखने हैं, बस काम चल जाएगा, ठीक है। बाकी डीप जो पढ़ना है मैंने पढ़ा दिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है भाई। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया थोड़ा बहुत लाइक वाइक शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, ठीक है। ना डेली बोलता ना बोल रहा हूँ, ना आपसे ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहता हूँ यार मैं। जो आपको अच्छी लगी वीडियो, कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कर दिया करो, वरना कोई ज़बरदस्ती है ही नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, पार्ट 3 में। बहुत ज़रूरी है पढ़ना, ठीक है। मिलते हैं, ठीक है। तब तक धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।